तो बच्चों, तो आज अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर। अपन जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मोमेंटम को कैरी करता है, और चूंकि ये मोमेंटम का कैरियर होता है इसीलिए वो किसी भी सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्या करेगा? प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसको अपन देखते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है मोमेंटम डेंसिटी, मतलब मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। मैं छोटा सा मोमेंटम और छोटा सा वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, डीपी बाई डीबी की जो वैल्यू आती है वो ई बी डिवाइड म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि अपन जानते हैं कि ई बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एस आता है, ठीक है। एस क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। चलो, मैं यहाँ क्या किया हूँ कि एल लेंथ का एक कंडक्टरिज्म किया हूँ। इसमें क्या है कि सी स्पीड से, मतलब लाइट के स्पीड से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंटर कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इंटर कर रही है, और ये dt समय में ना, dt समय में ये कितना, तो L को मैं लिखूंगा, मान लो ये dt नहीं लिख रहा हूँ, t समय के लिए लेता हूँ, ठीक। तो L को c इंटू टी लिख दूंगा, अपन देख भी चुके हैं। और ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो V को क्या लिखूंगा? a इंटू एल। एल को c इंटू टी लिखा तो dv लिखूंगा, तो a से dt लिखूंगा। देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस dv की वैल्यू को यहाँ पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, ये टर्म ऐसे c से ये कैंसिल हो रहा होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि dp डिवाइडेड बाई a dt इज इक्वल टू एस अपॉन सी प्लस ई बी बाई म्यू नॉट इंटू सी आ रहा होगा। अब मैं यहाँ केस बना रहा हूँ, मैं ये केस बना रहा हूँ बच्चों कि अगर सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वापस नहीं आ रही है, टोटल ऑब्जर्व हो रहा है। अगर और ये केस है कि वो क्या हो रहा है कि किसी भी सरफेस पे जो है 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है। क्या कर रही है? 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है। तो अगर मैं इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन का एवरेज निकालो, तो मैं एवरेज सिंबल में डालूंगा। और देखो, dp बाई dt चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन, फोर्स होता। और अपन देखें हैं कि अगर s का एवरेज वैल्यू निकालें तो वो इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो मैं इस टोटल एक्सप्रेशन में, सेकेंड इक्वेशन में अगर एवरेज सिंबल पुट करता हूँ तो जो वैल्यू मिल रहा होगा, देखो, P रेडिएशन, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू एफ एवरेज डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू आई बाई सी इज इक्वल टू ई बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि ई बी नॉट का जब एवरेज निकालूंगा तो ई बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिमिलरली बच्चों मैं क्या करूँ कि इसी एक्सप्रेशन को जो है, अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए लिखूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ कि व्हेन सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तब, जिसे मान लो ये वो सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया और इससे निकल गया, मतलब 100% रिफ्लेक्शन। क्या है? 100% यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, 100% रिफ्लेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, अपन देख चुके हैं। तो देखो, इस केस में जो P रेडिएशन की वैल्यू आएगी वो एफ एवरेज अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2I अपॉन सी इज इक्वल टू 2EB नॉट, ठीक है, अपॉन 2 म्यू सी। यहाँ से ये कैंसिल, EB नॉट अपॉन म्यू इंटू सी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा जब परफेक्टली क्या हो? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो। सरफेस अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि P रेडिएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स I अपॉन सी, ठीक है। यहाँ I क्या है? I जो है
वो है इंटेंसिटी। क्या है बच्चों? इंटेंसिटी। यहाँ नोट करना बच्चों कि हमने जितना भी फॉर्मूला लिखा था वो वैक्यूम के को मान के लिखा था। अगर कोई मीडियम पढ़े, अगर कोई मीडियम में फॉर्मूला पूछे तो आपको म्यू को रिप्लेस कर देना है, म्यू को म्यू से, और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सिमिलरली आपको एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये नोट 1 लिख लेते हैं। चलो अगर नोट 2 लिखें बच्चों तो नोट 2 में देखो एक और फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है ना। अपन जानते हैं कि E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, और अपन ये भी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड से कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट, और सी को अपन लिख सकते हैं 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। किसकी? वैक्यूम। अगर इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हो तो म्यू नॉट इंटू ई नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एच नॉट इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में डेरिवेशन है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख गया तो म्यू नॉट अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, तो ई नॉट अपॉन एच नॉट जो आएगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों? म्यू नॉट इंटू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला होगा वो बाहर निकल के आ रहा होगा। चलो अब अपन एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बहुत प्रकार का होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है अरेंज कर देते हो, तो जो स्पेक्ट्रम बन रहा होगा, जो अरेंजमेंट बन रहा होगा बच्चों, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लिख लो, हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? when we arrange electromagnetic waves according to increasing order of their wavelength, then this pattern is known as electromagnetic स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ गामा रेज बना रहा हूं, यहाँ एक्स रेज बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ अल्ट्रा वायलेट के लिए बैंड बना रहा हूं, ठीक, यहाँ वायलेट, यहाँ इंफ्रा, यहाँ माइक्रो, और यहाँ बना दे रहा हूँ रेडियो वेव्स। ठीक है, अगर अपन देखें तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, मतलब इधर लैम्डा बढ़ रहा है, तो लैम्डा बढ़ रहा है बच्चों तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? फ्रीक्वेंसी कम हो रहा होगा। चलो देखो, जो यूवी
होता है बच्चों, ये जो है इसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 50 नैनोमीटर होता है। अगर आपको लैम्डा गिवन है तो फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो ना इजीली। चलो अब एक एक करके अपन सबसे पहले जिसकी जो है वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी बात करते हैं। देखो ये है रेडियो वेव्स। जो पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है रेडियो वेव्स। देखो जो रेडियो वेव्स होता है बच्चों, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो है अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग मोड में है तो अपन बोलेंगे कि वहाँ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसका। अगर आप यूज की बात करोगे तो जो रेडियो वेव्स होता है बच्चों, ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग जैसे अपन एफएम की बात कर लिए, एएम की बात कर लिए, ठीक है। उसके बाद अपन रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात कर लिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात कर लिए, ठीक है। एएम की बात कर लिए, एफएम की बात कर लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। और मान लो एक और होता है सेलुलर मोबाइल सिस्टम जो अपन यूज करते हैं, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब अगर बात करें तो रेडियो वेव्स जो है वो कम्युनिकेशन में यूज होता है। चलो जो दूसरा है वो है माइक्रोवेव्स। ये जो है ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों जिनकी जो लैम्डा होती है वो कम कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियो वेव्स। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो होता है, अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करोगे तो एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू होता है। उस डिवाइस का नाम है बच्चों, उस डिवाइस का नाम है क्लिस्ट्रॉन्स। क्लिस्ट्रॉन्स एंड गन डायोड। गन डायोड। चलो ये तो हो गया उसकी प्रोडक्शन की बात। इसका भी यूज बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। कहाँ होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स का जो यूज करते हैं बच्चों वो कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। और अपन जानते हैं एक आता है माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन में भी बच्चों क्या होता है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ओवन में होता क्या है। माइक्रो ओवन जो होता है वो क्या होता है, हेडिंग डालो माइक्रो ओवन। इसमें अपन जानते हैं कि खाना को गर्म किया जाता है। खाना को रखते हैं तो वो गर्म कैसे होता है ये बता रहा हूँ मैं। देखो अपन जब खाना पकाते हैं बच्चों तो उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ध्यान से सुनना, जो खाना पकाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अगर वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अगर माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए, माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाता है बच्चों, तो होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करना चालू कर देते हैं। और जब वो फ्री हो जाते हैं टू मूव, अगर वो मूव करना चालू करते हैं तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। अगर अगर कहीं भी कोलिजन होता है तो आपको पता है कि हीट का जनरेशन होता है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है और हीट जनरेशन के चलते हमारा जो पकाया हुआ खाना है वो गर्म रहता है। क्या होता है, जो पकाया हुआ खाना है बच्चों वो अपना गर्म रहता है। तो लिखो इन माइक्रो ओवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लिखना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
resonance frequency of water molecules present inside the food is matched with the higher frequency of microwaves radiations. Then water molecule, लिखना, water molecules vibrates and collide with neighboring water molecules. फिर लिखना, ड्यू टू कोलिजन ऑफ, लिखो, ड्यू टू कोलिजन ऑफ water molecules heat is generated which kept food warm. ठीक है बच्चों, तो यही रीजन है कि माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव लिख लो, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में खाना जो है गर्म रहता है। चलो अब अपन तीसरा बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं वो क्या होता है। देखो, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो हॉट बॉडीज से होता है। जैसे अपन लेड की बात करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड से भी इंफ्रारेड का प्रोडक्शन होता है। इंफ्रारेड अपन कहाँ देखते हैं, अगर इंफ्रारेड देखोगे तो अपन जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं वहां भी, और नाइट विजन कंट्रोल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, रिमोट कंट्रोल और नाइट विजन कंट्रोल में भी अपन इसका यूज करते हैं। जो चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है विजिबल रीजन। विजिबल में अपन बताए थे कि जो लैम्डा होता है बच्चों, और ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स आवर आइज। तो जो लैम्डा होता है वो इतना नैनोमीटर से, देखो जो लैम्डा होता है वो जो होता है 400 नैनोमीटर से, ठीक है, 750 नैनोमीटर के रेंज में होता है, और ये सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स आवर आइज। ये जो वेव्स है इसको सेंस कर लेती है हमारी आंखें। चलो अब जो पांचवा है बच्चों वो है अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपन जानते हैं कि यूवी का जो प्रोडक्शन होता है वो अपने सराउंडिंग में ही होता है, और इसका मुख्य सोर्स कौन है, सन। ठीक है, चलो इसका यूज अपन करते हैं कहाँ पे, वाटर प्यूरिफिकेशन के केस में, क्योंकि ये जो होता है वो जर्म्स को किल कर देता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब जो अगला है बच्चों वो है एक्सरेज। क्या है जो अगला है वो है
एक्सरेज। और अपन जानते हैं और अपने को पढ़ना भी है एक्सरेज के बारे में। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है वो एक डिवाइस से होता है। उस डिवाइस का नाम है विच इज कूलिज ट्यूब। इसी से अपन एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। एक्सरे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपन जानते हैं। अगर फ्रैक्चर हो गया कोई पार्ट अपना तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो मान लो कि बोन्स फ्रैक्चर हो रहा है ना, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, अगर हड्डी टूट गई तो एक्सरे कराते हैं। चलो, या एक्सरेज डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस, एक्सरे की डायग्नोसिस में। चलो, जो अगला है और लास्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो है गामा। क्या? गामा। अपन डी के पढ़ चुके हैं। गामा रेज, गामा रेज अपन जानते हैं कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो रेडियो एक्टिव डीके में होता है, रेडियो एक्टिव डीके, ये अपन जानते हैं। चलो, गामा रेज का यूज क्या है बच्चों? जो गामा रेज है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ट्रीटमेंट इन कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए अपन गामा रे फ्लो कराते हैं। नोट, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने को पता है क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ही हमारा जो अर्थ है वो रात्रि के समय हॉट रहता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी जो रातें होती वो ठंडी होती। क्या होती? जो रातें होती वो ठंडी होती। तो याद रखना, ग्रीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर warmth of the earth। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो रातें इन नाइट लिख लो, ठीक है। और नहीं होता ये अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर अर्थ पे नहीं होता बच्चों, तो क्या होता कि हमारी जो अर्थ होती वो नाइट में ठंडी होती ना।